ओके जी, लिथियम भाई, वेलकम लिथियम भाई। गुड आफ्टरनून डॉक्टर मीरा। गुड आप आफ्टरनून। कैसी हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ लिथियम भाई, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो गई, सुन के बड़ा अच्छा लगा। फाइनली वी कैन टॉक। जी जी, होनी थी। अब मैं अपने ठिकाने पहुंच गया हूँ जी जी। और पाँच पाँच छह दिनों के सवाल अ, और सब जमा हो कुछ गए। कमेंट्स जी जी। हाँ। जमा हो गए हैं। जी जी, बोलिए। और हुआ ये है हम्म कि आपके पेशेंट्स मेरे द्वारा, हम्म मतलब मेरे जरिए हम्म। आपके पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक ओके। एक करके जिनको जिनको याद आता है जी जी। उनको या आपका पैगाम पहुंचा रहा हूँ। तो थैंक उनके यू। कुछ सवाल होते हैं जो जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि पूछ लेने से और लोगों का भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले ऑन अ लाइटर नोट, हम्म। कि मैंने वो जो कायरोप्रैक्टर वाले डॉक्टर हैं उनका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है। ओह ठीक है जी। और उनके ही जैसे नाम वाला एक और चैनल है, मैं हाँ, नाम ना लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। बेटर है जी। ओलंपियन है, लेकिन उनके समझाने का तरीका बड़ा अच्छा है, उनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे होते हैं। जी। बट वो भी अभी तक तो मीट और दूध से परहेज ना करने की बात नहीं करते हैं। हम्म। चलिए, लेकिन इन सबके चलते हम्म। थैंक्स टू पैगंबर डॉक्टर मीरा, अब मेरे पास एक नए रियल डॉक्टर्स की लिस्ट आ गई है जिनको फॉलो करना है। उनमें से जी, पहला नाम तो डॉक्टर ग्रेगर का है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका है, फिर डॉक्टर लस्टिक, डॉक्टर फंग, डॉक्टर जमुना दास वगैरह तो हैं हम्म ही। हम्म और फिर एसल्स्टीन और कैम्बल जो हैं ये जरा कम दिखते हैं, शायद उनके चैनल नहीं है। हम्म। तो लेकिन आप दोनों के चैनल ही काफी है हम्म इस सारी जर्नी में। थैंक यू जी। एक डॉक्टर एक ग्रेगर ही काफी है, इतनी इंफॉर्मेशन वो दे देते हैं कि जी बिल्कुल। एवरीथिंग इज देयर। हाँ जी। और कई बार वो उन सब लोगों से जुड़े रहते हैं जिनके नाम मैंने अभी आपसे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैंने आपके लिए वो नाम शायद ढूंढ लिया है जो इंडिया में पहली बार वेगनिज्म के बारे में बात करती थी ओह या प्लीज। करती हैं। जी बताइए। और उनका नाम है डॉक्टर नंदिता दास शाह। नो सॉरी, दास नहीं, शाह। नंदिता डॉक्टर दास तो एक्टर है। नंदी डॉक्टर नंदिता शाह। नंदिता शाह। ओके। एंड उन्होंने 1985 में हम्म। वेगन बन गई वो। अच्छा। जब उन्होंने मिल्क और मिल्क रिलेटेड स्टडीज किए उनके, किसी पे वो ज्यादा डिटेल उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके। और मजे की बात यह है कि उनके ही वेबसाइट पे डीन ऑर्निश, डॉक्टर कैम्बल, डॉक्टर मैकडूगल, इन सब के नाम भी लिखे हुए हैं। अरे वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ हाँ। तो 1985 में उन्होंने करा। हम्म और 2005 में उन्होंने एक संस्था बनाई, उसका नाम है शरण, ओके। पौंडीचेरी में। पर शायद अगर आपको ध्यान आए या कभी जरूरत पड़े या कभी इंटरेस्ट हो तो आप और हाँ हाँ। ढूंढ लें। एक छोटी सी अपॉलॉजी, सॉरी फॉर मेकिंग इट साउंड लाइक यू वर, आई वाज मेकिंग इट साउंड एज इफ इट वाज यू वर्सेस अदर डॉक्टर्स। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ओ नहीं नहीं, मेरी ऐसा मंशा सिर्फ ये थी कि कुछ नई इंफॉर्मेशन या कुछ पुरानी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। औरों के सामने भी आ पाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ। एक थोड़ा सा घबराते हुए ये एक चैनल रेकमेंड कर रहा हूँ, उसका नाम है लेवल्स। लेवल्स। ओके जी, उस पे डॉक्टर लस्टिग इज ऑन दैट पैनल। ओके। और उनकी एक प्लेलिस्ट है, हम्म उस प्लेलिस्ट का नाम है मेटाबॉलिक इंटरव्यूज। ओके। उसमें कई डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसमें जो मैंने दो मैं मेंशन करता हूँ। डॉक्टर लस्टिग ने एक साल पहले करीबन कोलेस्ट्रॉल के बारे में किया था, ओ बहुत ही यस, अच्छा। एक्सीलेंट और वीडियो दूसरा उन्होंने किया था बनाया। अभी रिसेंटली, थोड़ा सा अभी हम्म 4-5 महीने या मे बी हम्म 1 महीना पहले उन्होंने किया था इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। यस। शायद तो आपने। मैंने दोनों देखे हैं। जी जी। तो नितिन जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, कोलेस्ट्रॉल वाला तो फिर भी मैं पब्लिक को लाइक they are mainly meant for medical professional people or people with highly intellectual take on things. क्योंकि ये
पूरी बायोकेमिस्ट्री की वो पूरी जो क्लास लगाते हैं ना, वो किसी मेडिकल स्कूल के बायोकेमिस्ट्री की क्लास जैसी है। तो उतना ज़्यादा लोगों को डिटेल में बताना कि क्या-क्या वो होता है, आई थिंक टू मच हो जाएगा लोगों के लिए। बट अल्टीमेटली उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि यही डाइट फॉलो कीजिए जो हम बात करते हैं। उसका साइंटिफिक बेसिस समझाते हैं, बट दैट्स वेरी एसोटेरिक आई फील। बट देखिए वो कोलेस्ट्रॉल भी जो समझा रहे हैं कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होना चाहिए, हर कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है। ठीक है, मैं मोटे-मोटे तौर पे बताने की कोशिश करूँगी लोगों के, लेकिन बट इट डज़न्ट मैटर। अगर आप ये डाइट फॉलो कर रहे हैं, देन कोलेस्ट्रॉल इज़ अ नॉन इश्यू। बट हाँ, शायद इसलिए मुझे बताना चाहिए लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि लोग जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल करा के आते हैं, वो जब उसको देखते हैं, तो उन्हें शायद लगता होगा कि मेरे नंबर ठीक है, माय कोलेस्ट्रॉल इज़ ओके, क्योंकि उन्होंने सही वाला टेस्ट ही नहीं कराया। और जो अधिकांश कोलेस्ट्रॉल के जो वो बता रहे हैं, वो वेरी लो एलडीएल वगैरह, वो तो इंडिया में लोग टेस्ट ही नहीं करते। पार्टिकल साइज तो अमेरिका में ही नहीं करते लोग, अनलेस आप स्पेशलाइज्ड टेस्ट ऑर्डर करो। तो ये सारे टेस्ट डेली बेसिस पे अवेलेबल ही नहीं है लोगों के लिए, तो फिर फायदा क्या है इनके बारे में बात करके। So I run into a lot of issues when I talk about such things. So I'm very aware of those two videos. I watched them, but those are my main problems with those videos. इसीलिए I stick with जो चीजें लोगों को बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती हैं और जिनका फायदा है। जी। तो उसी एक वीडियो में एक हम्म, मजेदार कमेंट आया डॉक्टर लस्टिक के द्वारा, ओके। और मैं हैरान रह गया जब उन्होंने ये बात कही। हम्म, उनका ये कहना था कि ही डज नॉट रिकमेंड इंटरमिटेंट फास्टिंग टू एवरीवन। हम्म, तो अभी तक मुझे इसके पीछे का कारण उनकी कहीं किसी और इंटरव्यू में मिला तो नहीं है, हम्म, और उनका ये कहना था कि ये सुटेबल सब लोगों के लिए नहीं है। जिनको प्रॉब्लम है हम्म, उनको तो करना ही चाहिए, नो डाउट ऑन दैट। हम्म, लेकिन जिनको नहीं है वो थोड़ा सा इजी ले सकते हैं, ऐसा उनका एक ओपिनियन था। हम्म, लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी मिली नहीं है। लेकिन उसी इंटरव्यू में खास करके जो आईआर के ऊपर उनका इंटरव्यू है, उसमें हम्म। उन्होंने मेंशन किया था। So, तो शायद कभी जब हम आईएफ पे बात करेंगे, या हम्म, आप कभी जब अलग से स्ट्रीम करेंगे, तो वी कैन टेक दैट अप। तो देखिए ये एक डॉक्टर लस्टिंग का ओपिनियन है, बट द प्रॉब्लम इज कि ठीक है, मैं मानती हूँ बात, जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहे तो ना करें। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग से होता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग से होता है कि अलग अलग घंटे पे हमारी बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस होने लगते हैं। तो अगर हम सब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो मे बी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो डॉक्टर लस्टिंग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग किसको मान रहे हैं। जो क्या वो इसको मान रहे हैं कि दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाना है? कि मोस्टली जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात करते हैं, दे टॉकिंग अबाउट सीरियस इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि वन मील अ डे है, या एक दिन खाना खाना है, दूसरे दिन नहीं खाना खाना है, या 2-3 दिन तक नहीं खाना खाना। तो डिफरेंट तरह के होते हैं। जो सबसे बेसिक लेवल है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो तो सबके लिए बेनिफिशियल है, बहुत माइल्ड फॉर्म, जिसमें आप 15 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक मील स्किप कर देते हैं आप दिन के अंदर। क्योंकि बार-बार अगर आप खाना खाएँगे तो बार-बार आपकी इंसुलिन स्पाइक हो रही है, और जितनी बार आपकी इंसुलिन स्पाइक होगी, उतनी बार आपके जो है हार्मोन्स को वो इफ़ेक्ट करेगी, बॉडी के ऊपर एक सर्टेन इफ़ेक्ट लेके आएगी। तो मेडिकल रिसर्च ने ये पाया है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो हमारे चांसेस जो हैं, वो ब्लड प्रेशर के, हार्ट डिज़ीज़ के, डायबिटीज़ के, इन सब चीज़ों के कम हो जाते हैं। तो बीमारी होने के बाद हमें ट्रीट क्यों करना है? हम प्रोएक्टिवली ऐसा कुछ क्यों ना करें कि हमारी जो है नॉर्मल डिजीजेस जो हैं, हमारी वो ना हो और बॉडी जो है वो सेहतमंद रहे। लेकिन अगर आप 100% फिट एंड फाइन हैं और आपको 2 बार खाने से प्रॉब्लम हो रही है, आपको 3 बार खाना ही खाना है क्योंकि आप वो नहीं फॉलो कर पा रहे, तो ओके, बेसिकली यू हैव टू चूज योर बैटल्स इन लाइफ। तो वी टॉक फ्रॉम, हम बात करते हैं कि जो सबसे सेहतमंद तरीका है, और फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े आपकी। तो अगर आपको और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज कुछ लाइफ में करनी है चेंज, तो प्लीज सबसे पहले दूध, मीट, अंडा, मच्छी बंद कर दीजिए। इस पे तो कोई डिबेट है ही नहीं और हो ही नहीं सकती। दूसरा, अगर आपको और भी सेहतमंद होना है, तो बार बार मुंह में कुछ कुछ मत डालिए। आप अगर 3 बार खाना खा रहे हैं, तो 2 मील्स के बीच में मुंह पे ताला लगा दीजिए, कुछ मत डालिए।
तो ये बेस्ट है। अब और भी आप बेटर करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। फिर आप क्या कीजिए, दिन में 15 घंटे कुछ मत खाइए, क्योंकि रिसर्च ने ये बताया है कि 15 घंटे बाद 15 से 16 घंटे बाद आपका ग्रोथ हार्मोन बनने लगता है। और ये क्या हार्मोन है? ये यूथ का हार्मोन है, जो 30 साल की आयु के बाद कम 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 होता चला जाता है और हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो जब आप 15 से 16 घंटे कुछ नहीं खाते, तो ये ग्रोथ हार्मोन पहली बार बनने लगता है और अगले 24 घंटे तक ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये आप पे है, मुझ पे है, हम सब पे है कि हम कितना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन अपने अंदर हम सिक्रीट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 15 से 16 घंटे कुछ मत खाओ, तो कम से कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा और हमारी बॉडी को यूथ चांस मिलेगा रिपेयर होने का। और क्या होता है यहाँ पे, ऑटोफेजी शुरू होती है 17वें घंटे पे, जब हमारी बॉडी में जो टूट फूट हुई है इसकी रिपेयरिंग शुरू होती है। तो डॉक्टर लस्टिंग सिर्फ चीनी और इंसुलिन के तक सोच रहे हैं, क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट जो है बॉडी में और उनका मेन फील्ड ऑफ रिसर्च जो है, ही इज ओनली एड्रेसिंग शुगर एंड इंसुलिन। और जो मैं बातें कर रही हूँ, जो डॉक्टर ग्रेगर फायदे बता रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के, वो बता रहे हैं अलग अलग घंटों पे बॉडी में क्या क्या होता है। तो करें ना करें वो हम पे डिपेंड करता है, पर अगर हम करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेनिफिट होगा ही होगा। और शायद डॉक्टर लस्टिंग जिन इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं वो बहुत एडवांस्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग है, वो मैं नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ डेली बेसिस पे बहुत माइल्ड तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ 15 से 16 घंटे कुछ ना खाएं। तो जब आपकी 17वें घंटे पे ऑटोफेजी शुरू होगी और आपकी बॉडी की रिपेयर शुरू होगी अंदर से, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जी लिथियम। नहीं, मैं आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। मैं खुद भी 4 साल से कर रहा हूँ। हम्म लेकिन जो अभी लेटेस्ट मैसेज जो आपने दिया है, हम्म पैगाम, वो ये है कि हमें दूध भी बिल्कुल हटा देना है अपने इसमें से। एग्जैक्टली बिल्कुल। वो तो मैंने कर ही दिया है। हम्म, और इसी के चलते मुझे आपको 2 रिपोर्ट्स देनी है जी कि मैंने कहा ना कि मेरे साथ में आपके 6 पेशेंट और हैं। पेशेंट नहीं जी है, वैसे तो तंदुरुस्त हैं। जी कुछ पेशेंट हैं, कुछ तंदुरुस्त। जी तो उनमें से मेरे परिवार में एक और हैं जिन्होंने ये शुरू किया ओके और बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं। हम्म बल्कि वो तो लगभग 4 साल से ओमैड पे हैं, यानी कि 1 मील अ डे पे हैं। ओके तो अ, और उनका जो एक्सपीरियंस था अब तक का, वो ये था कि समाउ उनका जो वेट लॉस वो एक अचीव करना चाहते थे, ओके वो एक प्लेटो पे पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछले 15-20 दिनों में या शायद 1 महीने में शुरू किया है, हम्म अ, तो उनका फिर से वेट घटना शुरू हुआ है। इज फीलिंग बेटर ओके एंड हिज ब्लड प्रेशर हैज ड्रॉप्ड। एक्सीलेंट हाँ तो ये एक और प्रूफ मिला हमें हम्म नॉर्मल लाइफ से जी कि इसको करने से ये होता है। हम्म मैंने किसी एक लेडी की बात करी थी जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था, हम्म 250 100। वो दिन में 2 बार अपना ले रही थी बीच में रीडिंग। हम्म तो जनवरी में 250 100 शाम का होता था और हम्म सुबह का करीब 170 180 हम्म 90 के आसपास होता था। हम्म तो उन दोनों में जैसे मैंने आपको बताया बहुत हम्म कमी आई है। अच्छा 250 वाला तो 170 पे आ गया है शाम वाला। और एक्सीलेंट जो जो लोअर वाला है हाँ वो भी 80 80 के आसपास रहता है। अरे वाह लेकिन हम्म जो सुबह वाला है, जो कि नॉर्मली सबकी इसमें कम ही मिलता है, हम्म वो तो 117 और 60 के भी नीचे पहुंच गया है। ओह माय गॉड एक्सीलेंट तो फैंटास्टिक हाँ हाँ तो ये बिल्कुल ही सब लोगों के लिए एक मैं और अपने तजुर्बे से या मेरे हम्म द्वारा लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हम्म बिल्कुल हो रहा है। और हम्म बिल्कुल आंखों देखी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म उनका वजन जरूर लूज हुआ, हम्म लेकिन अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड है। अभी शायद एटलीस्ट बीच में हम्म शायद एक दिन बुखार हुआ था, इसलिए वो उनको वीक लग रहा था बिल्कुल कुछ बिल्कुल दिनों के लिए। हम्म तो वजन के बारे में अभी इतनी चिंता नहीं है। हम्म बट यही है कि पुरानी आदतें, पुराने टेस्ट, पुरानी जीभ की आदतें हम्म हम्म याद आती हैं। हम्म तो वो कहती हैं कि एक आध बार बीच में कर लूं। मैं कहता देखो आपके सामने आपकी मर्जी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आप जी, जो आपके हाँ, सामने रिज़ल्ट है इसको देखते हुए भी करना चाह रही हैं तो आप ज़रूर करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही डॉक्टर ग्रेगर कह रहे थे, आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनका ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं ना मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो, वो था और एकदम कंट्रोल में आके एकदम नॉर्मल्सी की तरफ उनका ब्लड प्रेशर आ गया है, तो कितनी बड़ी बात है, सिर्फ़ डाइट से। ऐसा नहीं कि हमने उनको कोई नई दवाई दी हो जिसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो, बहुत महँगी हो, कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि जिस डाइट से उनका ब्लड प्रेशर इतना ठीक हो गया, वही डाइट उनको हार्ट डिज़ीज़ से भी बचा रही है, स्ट्रोक से भी बचा रही है, कैंसर से भी बचा रही है, डायबिटीज़ से भी, हर तरह की बीमारियों से उनको बचा रही है यही डाइट। तो इतना सब जानने के बाद भी अगर कोई ये डाइट नहीं फ़ॉलो करे तो ह क्या कह सकते हैं? रिसर्च इज़ एक्सट्रीमली क्लियर। इसमें कोई 2 राय है ही नहीं। अगर हमें अपनी सेहत बेटर करनी है तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जी। तो तो वो ऑफ कोर्स शायद थोड़ा बहुत मज़ाक में कहती हैं, तो वो तो हुँ, कंटिन्यू करेंगी हुँ। और उनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। उनकी दवाइयाँ अभी कम नहीं करी हैं हमने, हाँ, हाँ। डॉक्टर से सलाह करके ही नहीं करी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बस अब बिल्कुल। ये है कि वो जो लोअर वाला 60 जा रहा है एक टाइम का, हाँ, उसको शायद वॉच करने की ज़रूरत है। 60 से भी कम है इनफैक्ट इट्स द लास्ट हाँ, 4 डेज़ इट्स 53 एंड 56 एंड 57। हाँ, नहीं उसको वॉच करने की ज़रूरत है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उनको बताइए कि हम ये नई डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं और आई एम श्योर अकॉर्डिंगली वो उनकी जो है, वो मेडिकेशंस भी एडजस्ट करेंगे। हाँ, सुबह-शाम में जो चेंज करना चाहिए वो कर देंगी, मेरे ख्याल से वो एग्ज़ैक्टली। करना ज़रूरी है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है करना। हाँ, उनको कहिए जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट लें डॉक्टर से और उनको जाके दिखाएँ। जी, तो पैटर्न बहुत कंसिस्टेंट है एंड इट इज़ डेफिनिटली देयर। एक्सीलेंट, एक एक्सीलेंट। बहुत नॉर्मल सा सवाल है जी, एवरीडे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सवाल सीधे ना पूछो तो समझ में नहीं आता। तो वो जी, सवाल ये है कि विटामिन बी 12 जिसके बारे में वेजिटेरियंस वेगन्स को खास करके जी, ध्यान रखना पड़ता है और लेना पड़ता है। जी। तो अ, उसको लेने का टाइम क्या होना चाहिए? हुँ, मीनिंग मुझे पता है कि 2000 यूनिट्स पर वीक हुँ। लेना है, लेकिन इज़ इट एम्प्टी स्टमक, विथ मील, आफ्टर मील? नहीं, ऐसा कुछ Can नहीं it है। be combined with the D3 that we have to take या, daily? या, श्योर, श्योर। आप किसी खाली पेट लें, किसी और दवाई के साथ लें, विटामिन के साथ लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इट्स जस्ट विटामिन, कभी भी ले सकते हैं। अच्छा, खाने के साथ में या खाने के एंड में भी ले सकते हैं। हाँ, कभी भी। जी, ओके। तो हमने बहुत बार बात करी कि हमने 16 घंटे कम से कम फास्ट करना है। जी। अ, लंबा वाला और छोटा वाला जो है 8 घंटे यानी कि 2 खानों के बीच में हुँ, दिन वाले। हुँ, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे ये फास्ट टूटता है? तो आपने कहा था कि जब तक 30 कैलोरी से कम कोई चीज़ हो, हुँ, तरल पदार्थ में, लिक्विड में, क्लियर लिक्विड्स में, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, लेकिन कई लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए थायरॉइड है, हुँ, ठीक है कि इसको बहुत देर फॉलो करने से हुँ, थायरॉइड ठीक भी हो जाएगा, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक तो दवाई चालू रखनी है। करेक्ट। तो क्या दवाई लेने से फास्ट टूटता है? नहीं, क्योंकि दवाई में कैलोरीज़ नहीं है। अच्छा, कोई भी दवाई ऐसा है कैन बी टेकन विदाउट एनी राइट, रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस? राइट। अनलेस आपको डॉक्टर ने कहा है ये दवाई खाने के साथ ही खानी है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू डू दैट, है ना? तो आपको खाने के ऑफ साथ कोर्स। ही होगी। हाँ जी। अ, जैसे हमने कलौंजी की बात करी कि वो खाली पेट ही खाना बेस्ट है। हुँ, तो क्या उससे टूट सकता है 1 चम्मच सॉरी आधा चम्मच खाने से या नहीं, जो भी? उससे नहीं टूटेगा, नहीं। हर्ब्स में ओके। भी हर्ब्स आर नॉट कैलोरी डेंस। हाँ, हाँ। So we are taking them for other जी, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस। जी, ओके, ये हो गया सवाल। हाँ, उसके बाद में एक सवाल पार्शियली टच हुआ, शायद हुँ, रंजन जी ने पूछा था जी, कि इज़ देयर अ सीक्वेंस टू व्हाट वी ईट ड्यूरिंग आवर मील्स? इसका डॉक्टर वेगर थोड़ा-सा कहते हैं कि अगर आप खाने की शुरुआत में कैलोरी लीन कुछ चीज़ें खा लें, सैलड्स या इस तरह हुँ, की, हुँ, तो आपका जो दूसरी जो फ़ॉलो-अप है हुँ, प्रोटीन्स का या दाल का हुँ, और चीज़ों का, हुँ, उनका नेट इफ़ेक्ट थोड़ा कम होता है। हुँ, हुँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना
हाँ, नहीं बस यही है कि देखिए डिपेंड करता है कि आपको वेट लूज़ करना है या नहीं लूज़ करना। अगर आपको वेट लूज़ करना है तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि आप सैलेड पहले खाएँ। तो आप फिर क्या होगा जो कैलोरी डेंस फूड है वो आप नेचुरली कम कंज़्यूम करेंगे। तो फिर आप वही अपना रॉ फूड अंकुरित दालें, खीरा, टमाटर और मूली और ये सब और पालक, बेरी पालक और ये सब मिला के जो आप सैलेड खा रहे हैं, ये पहले खा लीजिए। तो फिर आपका नॉर्मली आप कम दाल, रोटी, सब्जी खाएँगे। बट अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो इट रियली द थिंग इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट। फिर आप जैसे मर्ज़ी आपको खाना है, आप खा सकते हैं। क्योंकि आप एक बार अपनी क्या होता है कि जब स्टमक एक बार डिस्टेंड होता है, तो वो जब स्टमक एक थैली की तरह होता है। जब उसमें हम खाना डालते हैं एक सर्टेन अमाउंट, तो स्टमक स्ट्रेच होती है वॉल और जब स्टमक की वॉल स्ट्रेच होती है, तो वो ऐसे केमिकल सिग्नल्स या हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो ब्रेन को जाके ये बताते हैं कि मैं फुल हूँ। जो फीलिंग आती है ना फुलनेस की और ये हार्मोन सिक्रीट होके ब्रेन पे काम करने में 20 मिनट का समय लगता है। तभी आपने नोटिस किया होगा जब जो लोग बहुत फास्ट खाते हैं, वो अधिकांश लोग मोटे होते हैं। जितने भी मोटे लोग आप देखोगे वो तभी हम कहते हैं ना ठूस-ठूस के खा रहे हैं। वो लिटरली बहुत फास्ट खाते हैं। और जो लोग स्लो धीरे-धीरे चबा-चबा के एन्जॉय कर के अपना खाना खाते हैं, अधिकांश वो लोग पतले होते हैं। क्यों? क्योंकि मोटे लोग जब तक 20 मिनट उनकी ब्रेन कहे कि यू हैव हैड इनफ आपका खाना आपको काफ़ी मिल चुका है, जब तक उनको ब्रेन बताए, तब तक क्योंकि वो बहुत फ़ास्ट खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ ऑलरेडी खा चुके होते हैं उस 20 मिनट में। और कई बार क्या होता है कि जब आप अ, जैसे फ्रेंड्स के साथ कहीं खाना खा रहे हैं, शादी-ब्याह में भी कभी खाना खाने गए या किसी डिनर पार्टी में गए हैं और आपने खाना खाया, आपको लगता है मुझे भूख लगी है, लेकिन आप गप्पों में लग गए और बात करते-करते सडनली आपको ध्यान आया कि अरे मेरे को तो और खाना लेने जाना था, बट अब आपको फीलिंग आई कि नहीं मैंने इनफ खा लिया, पेट भर गया। क्योंकि आपके वो 20 मिनट हार्मोन की सिग्नल की साइकिल पूरी हो गई। तो तभी कहते हैं जिनको वेट लूज़ करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? एक तो पहले ही आप सैलेड-वैलेड पहले खाइए एक चीज़, दूसरी चीज़ जो भी खा रहे हैं चबा-चबा के धीरे-धीरे खाइए। वो सभी को करना चाहिए, पर खास करके जो वेट लूज़ करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ खाना थोड़ा कम डालिए प्लेट में और फिर इस तरह धीरे-धीरे खा के फिर 10 मिनट रुकिए खाने खाने के बाद, कि अभी भी भूख लगी है, तो सेकंड हेल्पिंग लीजिए। क्योंकि चांसेस हैं कि आप जब वेट करेंगे, तब तक वो सिग्नल ब्रेन को चला जाएगा और ब्रेन कहेगा, नहीं अब मेरे पास पर्याप्त खाना हो गया है। तो हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं अपना वेट मेंटेन करने के लिए। जी। एक आखिरी सवाल आज के लिए, बाकी जी, मैं बाद में पूछूँगा। जी। खाना कितना खाना चाहिए? हुँ। तो लिथियम जी ऐसा कोई क्वांटिटी वाइज़ नहीं है कितना खाना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में तो ऐसा लिखा है कि आधा पेट खाना चाहिए, जितनी भूख हो उससे आधा खाओ, फिर 1/4 हिस्सा जो है वो पानी पियो और 1/4 हिस्सा हवा के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। पर ये आयुर्वेदा का पॉइंट है। मेडिकली स्पीकिंग हमें कितना खाना चाहिए? जितनी भूख हो तृप्ति से खाना खाइए और जिस तरह का खाना हम रिकमेंड करते हैं बिना दूध, मीट, अंडा, मच्छी के, उसमें आपको कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हाँ, कम से कम फैट और चीनी बिल्कुल नहीं। तो ऐसे खाने में आपको कैलोरी काउंटिंग की ज़रूरत नहीं है, जितनी आपकी भूख है, आप संतुष्टि से खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को भूखा मारना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कैलोरी होती ही इतनी कम है, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत चाहिए उतनी ही मिलती है। जी। अ, क्योंकि ये सवाल जितने लोगों को मैं ये समझाता हूँ हुँ, ये मेथड, तो उनका डर, खास करके जो डायबिटिक्स हैं, उनका डर ये होता है कि हुँ। मुझे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, कि एकदम से मेरी शुगर शुगर लो हो जाएगी। जी। तो ऐसे इवेंट हो सकता है कि पहले कुछ दिन में उनके साथ पेश भी आए। जी। तो उसके लिए क्या कोई 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 तैयारी या कोई चीज़ ऐसी रखें जिससे कि वो ऐसे इवेंट को, क्योंकि मुझे पता है लो शुगर होने पे हाथ थरथराने लगते हैं, चक्कर से आने लगता है। जी, इस जी, तरह की फीलिंग होती है और एक सिम्पटम पता होता है डायबिटिक्स को। जी, तो क्या कर सकते हैं? जी। ऑरेंज जूस बेस्ट है जब हमारे यहाँ किसी को भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है हॉस्पिटल में,
हम सबसे पहले उसको ऑरेंज जूस पीने को देते हैं। तो वो 2-3 घूँट ऑरेंज जूस पी लें, इमीडिएटली उनकी ब्लड शुगर वापस आ जाएगी। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है ब्लड शुगर कंट्रोल करने का, उससे बेटर तरीका ये है कि जैसे ही उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो और उनको पता चले कि भई ये डाइट फ़ॉलो करने से पहले नहीं होता था, अब होने लगा है, इसका मतलब उनकी ब्लड शुगर रियली नीचे जा रही है और अब उतनी ही जो डायबिटिक दवाई है उनके लिए अब ठीक नहीं है। अब उनको ये दवाई कम करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करें? अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी उनकी सलाह लेके अपनी दवाई कम करते चले जाएँ। और ये कम उनको 24 से 48 घंटे में ही उनको कम करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही आप ये डाइट पे जाएँगे, पहले 24 घंटे में आपकी ब्लड शुगर हाफ़ हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, अब आपको अपनी ब्लड शुगर बहुत क्लोज़ली मॉनिटर करनी है। दिन में 3 बार कम से कम आप अपनी ब्लड शुगर अब टेस्ट कीजिए। पहले आप ये डाइट फ़ॉलो करने से पहले आप एक डायरी रखिए, देखिए आपकी ब्लड शुगर कितनी होती है, सुबह उठते ही कितनी होती है, खाना खाने के 1 घंटे बाद कितनी होती है आपकी और 2 मील्स के बीच में कितनी होती है। तो दिन में 3 बार अपनी ब्लड शुगर की डायरी रखिए। फिर आप इस डाइट पे जाइए और देखिए कि कितनी होती है। अगर आपको लगे बहुत ड्रास्टिकली कम हो रही है, जो कि मुझे लग पूरी उम्मीद है कि होगी, तो आपको अपनी मेडिसिन कम करनी ही करनी होगी। अगर उतनी ही मेडिसिन लेते रहे तो ऑब्वियसली आपकी ब्लड शुगर बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें आप अपनी डॉक्टर की सलाह लीजिए और उनकी मदद से आप इसको कम करिए। इन द मीन टाइम अगर ज़्यादा कम लग रही है तो 1-2 घूँट ऑरेंज जूस के पी लीजिए। जी जी, भाई। तो आज के लिए मेरे सवाल पूरे हुए। मुझे सोना ज़रूरी है, कल जल्दी उठना है अच्छा ठीक है और भाई। जी। कितना ही अच्छा होता कि आपकी स्ट्रीम हमारे टाइम से होती, बट ठीक है। आपके टाइम से भी कर देंगे भाई, आपका टाइम मतलब सुबह के टाइम राइट? नहीं, नहीं, मेरे ख्याल से आप शायद दोपहर को करती हैं ना? अगर थोड़ा जल्दी शुरू करें संडे को या किसी दिन, थोड़ी तो मुश्किल होती शायद है भाई हमारे टाइम उसको का सूटेबल हो जाए। हाँ, हमारी कुछ चैनल्स का ग्रुप है, वहाँ कुछ और स्ट्रीम चल रही होती है, तो मुझे अपने हाँ, सब लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। अरे मुझे तो जय वीरू का स्ट्रीम छोड़ के आना पड़ता है कई बार तो। Oh my God, I'm giving competition to Jain Viryu. That is news for me. That is so sweet of you. जी, जी। हाँ, ठीक है लिथियम जी मैं ध्यान रखूँगी। जैसे ही कोई स्ट्रीम खत्म हो, आज बल्कि आधा घंटा मैं पहले शुरू कर सकती थी, मेरी गलती थी। मैं पहले से ही कुछ बात करके विल ट्राई टू फिक्स समथिंग अप। जी। क्या है कि वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हुँ। ये तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं ठीक है अगली स्ट्रीम जल्दी रखने की कोशिश करती हूँ और देखते हैं क्या होता है। जी, एनीवे जी, दैट्स जस्ट अ सजेशन, नहीं होता जी, तो कोई बात नहीं, वी विल ट्राई ठीक, मैनेज समथिंग। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। ओके तो लिथियम जी। इसके साथ हाँ, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे टू यू एंड गुड डे टू एवरीवन एल्स। जी, थैंक यू वेरी मच। गुड डे टू यू ऑल्सो भाई। आपकी तो गुड नाइट। हाँ जी, गुड नाइट भाई। जी। अ, जी पैड फाइंडर जी स्वागत है आपका। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हैं अपना प्रश्न और जॉइन करना चाहें तो लिंक आपके सामने है, आप जॉइन कर सकते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए हैं और फिर हम यहाँ पे बंद करते हैं अपना स्ट्रीम। तो जी, बहुत ही अच्छा लगा, कितनी अच्छी-अच्छी बातें हमें आज डॉक्टर ग्रेगर से सीखने को मिली और ख़ास करके हमें लिथियम जी ने बताया कि कैसे इनके जो जानकार थे, उनकी इतनी ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जो था, एकदम मैलिग्नेंट हाई ब्लड प्रेशर जिसको कह सकते हैं, 250 तक का जो था, वो 170 आ गया और जो उनका शाम वाला था, वो तो एकदम नॉर्मल हो गया सुबह वाला जो था, वो एकदम नॉर्मल हो गया, 117 तक पहुँच गया, तो एकदम नॉर्मल हो गया उनका ब्लड प्रेशर। तो बहुत ही खुशी हुई कि इतनी लोगों की मदद मिल रही है, इतनी हेल्प मिल रही है। आप लोगों से अंत में एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सेहत की बातें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार तक जुड़ने के लिए अ आजकल के हाँ जी, नरेंद्र भाई थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार तक जुड़ने के लिए आप सब लोग अपनी सेहत का बहुत-बहुत बहुत ख़्याल रखेंगे और बहुत खुश रहेंगे। अगली बार तक जुड़ने के लिए
बहुत ढेर सारा प्यार और जय हिंद, वंदे मातरम।